एज ए रिकॉर्डेड या पीडीएफ नोट्स वो अपना देख के कवर कर लेंगे, जो भी डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से। ठीक है, हो सकता है अभी बाकी भी ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे करके क्लास। चलिए ठीक है, वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका ये यूनिट 1 का चल रहा था। यूनिट 1 और यूनिट 4 एक साथ ही चलते हैं, तो ये जो लेक्चर नंबर 25 है ये ओनली यूनिट 1 का है। ठीक है, इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग दिसंबर पीवाईक्यू हम लोग डिस्कशन कर रहे थे विथ थ्योरी रिलेटेड। दिसंबर 2019 वाला डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 का 2019 वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सेक्शन किस में आता है, राइट, सेक्शन बी। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। दिसंबर 2019 ये उनके जो क्वेश्चंस पेपर है दिसंबर 2019 के हैं, तो इसमें आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे डिस्कस करना है ना। यूनिट 1 में जो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस है उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा पूरा होल कंप्लीट सिलेबस एंड रियल एनालिसिस के कुछ कुछ छोड़ के लाइक एज यूनिफॉर्म और थोड़ा थोड़ा है, ताकि आपसे क्वेश्चंस बने। जितना हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी प्रयास बैच में उसी से रिलेटेड ही कर लें। ठीक है, इतना है कि आपके 40 मार्क्स के तो लीनियर अलजेब्रा एटलीस्ट जो है आपके रियल एनालिसिस, और 50 मार्क्स के एटलीस्ट आपके लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गए। टोटल यूनिट 1 में देखें तो 113 के करीब करीब में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, 130 मार्क्स में से 130 में से अगर आप चाहो सिर्फ यूनिट 1 से आप 80-90 नंबर तो ऐसे लेके आ सकते हो। बाकी यूनिट 4 भी है जिससे आपका इजीली क्या होगा, जेआरएफ क्रैक हो जाएगा ये चीज़ें। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया कि कोई मैट्रिक्स है। 2019 से आई थिंक आपके दिसंबर से आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हो गए। इससे पहले ऑफलाइन होते थे, लेकिन 2019 के दिसंबर से कंप्यूटर बेस्ड स्टार्ट हो गए थे। तो कहता है कि टी रियल नंबर सिस्टम से एक मैट्रिक्स है, 3 by 3 के हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा। डिटर्मिनेंट 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 डिटर्मिनेंट, चारों ऑप्शन में फोकस करें तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब चलिए हम लोग भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं एम ओवर टी का। क्या आ जाएगा, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं तो 1 - t², 1 - t², फिर माइनस टी कॉमन ले लेंगे, फिर कितना होगा, ये गया यहाँ पे गया 1 - 0, इसका मतलब 1 - 0 दैट इज इतना, और प्लस 0 कर देंगे तो 0 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट अगर हम लोग देख लें एम टी का तो ये क्या दे देगा, 1 - t² - t, क्योंकि यहाँ पे आपके ये हो गया 1, ये 0, तो 1 - t² - t। अगर इसका पॉलिनोमियल की बात करें तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये क्या हो जाएगा, इज ए पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 डिग्री वाले। खत्म। कहता है डिटर्मिनेंट 0 का फॉर ऑल टी के लिए जरूरी नहीं है। टी का वैल्यू 1 देंगे तो नन जीरो भी हो सकता है, टी का वैल्यू 0 में जीरो में नन जीरो हो सकता है, 1 हो जाएगा टी का वैल्यू 0 में। कहता है फॉर ऑल टी के लिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, 0, कैंसिल। तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी टी, मतलब अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी को 0 करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, कहता है इनफाइनाइटली मेनी टी के लिए होंगे। अच्छा, तो 1 - t² - t को 0 कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं t² + t - 1। रूट्स क्या क्या होंगे, तो t बराबर हो गया -1 +-1 +4 ये ना होगा। इसका मतलब हो गया t के दो वैल्यू आ गए, -1 +-√5/2। ऐसे दो वैल्यूज के लिए क्या हो जाएंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 होगा। दोनों को दोनों रियल वैल्यूज है, दोनों क्या है, रियल वैल्यूज है, दैट इज रूट्स होंगे। तो इनफाइनाइटली मैंने बात बोलना क्या हो गया, गलत हो गया, इनफाइनाइटली तो नहीं होगा। फिर आता है डिटर्मिनेंट इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, बिल्कुल, और दोनों का दोनों रियल नंबर सिस्टम से ही है, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यूज है। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता या आयोटा आ जाता तो फिर ये भी गलत हो जाते। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, सी करना पड़ता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
तो एक ऑप्शन आपके सही हो गए। ऐसे भी जब तीन ऑप्शन आपके काउंटर हो गए, तीन ऑप्शन गलत हो चुका है, तो एक ऑप्शन तो आपके सही होंगे ही, है ना। तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगे एग्जैक्टली टू वैल्यूज के लिए। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे, नेटवर्क इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप माइक अनम्यूट करके या मैसेज जरूर कर सकते हैं, हम वो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके, क्या है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट 1 से है कि नहीं। द यूजुअल ऑर्डर फील्ड ऑन आर, ओके, देन डिफाइन ऑफ ऑर्डर बाय गिवन दिस सुप्रीमम इन्फिमम। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या कहता है, पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं फिर। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं, पहला क्या है। हाँ, कहता है कि ये आपको दिया गया है, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो इनइक्वालिटी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, ए बी ऑर्डर पेयर में लेस देन इक्वल टू होंगे सी डी। सी डी लेस देन इक्वल टू ही है, ठीक है, यूजुअल ऑर्डर फील्ड है, ठीक है, ऑर्डर ऑन द फील्ड आर। तो कहता है ये तभी एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से, या तो ए सी से छोटा हो जाए, नहीं अगर ए सी के बराबर है तो बी डी के इक्वल या उससे छोटा हो जाए। अगर ये वाले कंडीशन और ये वाले कंडीशन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे सी डी। आइए इसके लिए एक सबसेट दिया गया है, देन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से यहाँ पे वैलिड है। तो अब ई को लिखिए एक बार। ई के लिए क्या है, एक है आपके 1/n और एक है 1 - 1/n। एन टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी देखें तो इन्फिनिटी में एक जीरो और वन हो जाएगा, और एन का वैल्यू अगर वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वन में हो जाएंगे 1, 0 फर्स्ट टर्म, और लास्ट इन्फिनिटी में 0, 1 पे जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू 2 देंगे तो हाफ हाफ सेम हो जाएंगे, 1/2 इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें होंगी। बट इसमें समझने वाली बात क्या है, आपको ना इन्फीमम और सुप्रीमम चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुप्रीमम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड के कलेक्शन में सबसे छोटा मेंबर, और इन्फीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड के कलेक्शन में सबसे बड़ा मेंबर। अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, कोई भी एल को अगर हम लोग ले, अगर हम लोग लेते हैं के एच अपर बाउंड, अपर बाउंड, अगर के अपर बाउंड है किसी सेट का, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू के होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अगर सेट s के लिए के अपर बाउंड है तो ये कंडीशन होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड, जैसे k1 मान लेते हैं इधर और k2 को लोअर बाउंड मान लेते हैं, तो इससे सेट का सारा मेंबर बना होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इस s की जगह, इस s की जगह यहाँ पे क्या है आपका e है, s की जगह क्या है आपका यहाँ पे ई है, ठीक है। तो बात समझिएगा, ई, ई में क्या है, ये ऑर्डर पेयर में है, तो ऑर्डर पेयर जैसा ही मुझे देखना है। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी नहीं है। एक सेकंड, क्या हो रहा है, पेन टेप काम क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इसके सेंसर्स वर्क नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, अभी हम काम कर लेते हैं ऐसे ही।
उसके बाद देखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कोई भी सेट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये है आपका ई के लिए। अब इसे क्या हो गया, पेन को दिक्कत हो रहा है। लेट सपोज करते हैं कि ए बी जो है, बी एन, ये मान लेते हैं कि अपर बाउंड है। अपर बाउंड, अपर बाउंड किसका हो जाएगा, जो ई होगा। अगर ई का अपर बाउंड है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, ई में कैसा एलिमेंट है, 1/n, 1 - 1/n। इस ए बी से तो छोटा होगा, जैसे हम अभी बोले ए बी से क्या होगा, छोटा होगा सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, ए बी से छोटा होंगे, क्यों, अपर बाउंड कहने का मतलब सेट का ई का सारा मेंबर या तो ए बी के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। ठीक है, या तो इक्वल होंगे या लेस देन हो जाएंगे, या तो इक्वल होंगे या लेस देन हो जाएंगे। तो ये चीजें, अब यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले दो चीज और फोकस करते हैं। ये जो है लेस देन इक्वल टू, इसको डिफाइन किया गया यहाँ पे। या तो अब ए सी को बराबर कीजिए और बी लेस देन इक्वल टू डी कीजिए, और नहीं तो ए सी से लेस देन कीजिए। आप खुद सोचिए, यहाँ 1 होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 फर्स्ट वाले के लिए। तो ये तो इस तरीके से फॉलो करेगा, और मुझे चाहिए ये वाले कंडीशन। इसका मतलब हम n को ना 1 फिक्स करते हैं, इनको छोटा कर सकते हैं। तो n को अगर 1 फिक्स करेंगे, या आप ऐसा लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए कि 1/n लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा, एंड 1 - 1/n लेस देन इक्वल टू b हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये लेस देन हो गया तो काम बन जाएगा, अगर ये इक्वल हो गया तो इसे लेस होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्या निकल के आया, इससे हम लोग बोल सकते हैं एट n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आपका n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। हम बोले कि इसे एक काम कीजिए, 1 रखिए, तभी, नहीं तो फिर a लेस देन c नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन है। यहाँ ए बी अलग है, यहाँ पे ए बी अलग है, इस ए बी को हम लोग अपर बाउंड माने हैं। और इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि ए सी से छोटा तो होगा नहीं ना, अगर हम 1 लेते हैं उसके बाद 2 लेते हैं तो 1/2 तो ग्रेटर हो रहा है, तो हम पहला टर्म के लिए लिख लिए। अगर ऐसा करते हैं तो 1 लेस देन इक्वल टू ए एंड 0 लेस देन इक्वल टू बी। इससे ये पता चलता है कि बी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो ए होंगे वो 1 या 1 से बड़ा होगा। तो ए को हम लोग 1 ही ले लेंगे, ए फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ए फिक्स कर लेंगे तो 1, 0 जो हो जाएंगे, या एक काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज नोट कीजिए, क्या हो रहा है, एक चीज नोट कीजिएगा, ए जो है 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएंगे इज एन अपर बाउंड। ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। ये हो जाएंगे अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड है, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड क्या हो जाएगा, या सो नीचे लिखते हैं यहाँ पे, सो सो अपर बाउंड सेट क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड सेट ऑफ ई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखने में इजी लगेगा लेकिन इजी है नहीं। बी का वैल्यू 0, फिर क्या ले सकते हैं 1, बी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 1 तक जाएगा, फिर 1 2 तक जाएंगे, फिर 1 3, क्योंकि बी 0 से बड़ा है। ठीक है, ए को इतने रखेंगे क्योंकि यहाँ के हिसाब से चलेगा। अच्छा, ये हो गया अपर बाउंड का सेट। ध्यान रखिएगा, अपर बाउंड मतलब सेट का सारा मेंबर या तो इनमें से बराबर होंगे किसी एक का, या उससे छोटा ही होगा। ये अपर बाउंड का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, अपर बाउंड। इसको अगर समझना है तो जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई सेट है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, और यहाँ से यहाँ तक एस है। तो अपर बाउंड का कलेक्शन क्या होगा एस के लिए, ये पूरा का पूरा यहाँ तक। लोअर बाउंड का कलेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएंगे अपर बाउंड सेट, ये हो जाएंगे लोअर बाउंड सेट। अपर बाउंड सेट यहाँ पे इस केस में कितना हो जाएगा, कहता है 1 से लेकर इन्फिनिटी। लोअर बाउंड हो जाएंगे, लोअर बाउंड सेट ये हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी से लेकर 0। ठीक है, सेट का सारा मेंबर जो है इसके
अपर बाउंड के सेट से या तो छोटा होंगे या बराबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता अपर बाउंड के सेट में सेट का मेंबर आ जाए, नहीं पॉसिबल है। लोअर बाउंड के किसी भी मेंबर से सेट का सारा मेंबर क्या होगा, किसी भी मेंबर से सेट के सारे मेंबर क्या होंगे, बड़े होंगे या इक्वल होंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम लिखे हैं 10 11 12 13 इस तरह से। अब 11 से देख लो सेट का सारा मेंबर छोटा होगा, 12 से देख लो छोटा होगा, 13 से देख लो छोटा होगा, 10 के लिए देख लो बराबर होगा, एक मेंबर तो बराबर होगा n इक्वल टू 1 के लिए, अदरवाइज सब छोटे होंगे। अब अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो लीस्ट अपर बाउंड जो होता है यहाँ पे आ जाएगा 1,0 और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम। तो दैट इज सुप्रीमम जो हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो आ गया आपका 1,0। सुप्रीमम ऑफ ई कितना आ गया 1,0। तो सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, और सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट वाला गया। अब आता है सुप्रीमम 1,0 हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट बट सुप्रीमम। इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन सुप्रीमम है, और सुप्रीमम यहाँ भी है। अब आते हैं इन्फिमम पे, इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं। उसी तरीके से जैसे सुप्रीमम लिए हैं उसी तरीके से इन्फिमम ले सकते हैं। ये समझने के लिए है आपके लिए कि हाँ किस तरीके से अपर बाउंड लोअर बाउंड काम करता है। ठीक है, ये चीजें हैं। मेरे पेन का सेंसर ही काम नहीं कर रहा। नाउ नाउ इसी तरीके से मान के चलते हैं कि लेट, एक तो यहाँ से आ गया, लेट मान लेते हैं कि सी कोमा डी, लेट सी कोमा डी बी ए लोअर बाउंड। अपर हो गया, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है इन्फिमम, लोअर बाउंड ऑफ किसका, ई, लोअर बाउंड ऑफ ई। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या कहता है, देन कहता है कि सेट का सारा मेंबर जो है जैसे कि 1/n और 1 - 1/n बड़ा होगा या बराबर होगा सी कोमा डी से। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वही बात है, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब n टेंडिंग टू अगर इन्फी, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए इसके, अब c क्या पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, c का क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो इसका सबसे छोटा लेंगे, इसका सबसे छोटा लेंगे, तो इसका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर लिमिट देख ले n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n 1 - 1/n का, तो ये दे देगा 0 और ये दे देगा 1। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या दे देगा, 0 और 1। क्यों, सबसे छोटा ले रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से एक और चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और निकाल सकते हैं यहाँ से कि 1/n जो होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएंगे, n जो है 1 - 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो जाएंगे। अब चाहिए ये सबसे छोटा, सबसे छोटा किसके लिए, लोअर बाउंड है, सेट के मेंबर सारे के सारे मेंबर इससे या तो बड़े होंगे या बराबर हो सकता है, तो ये कंडीशन हो गया। अगर हम लोग लिमिट में भी देख लें तो लिमिट में आ रहा है 1,0, ये हो गया। अब इससे सेट का सारा मेंबर बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब हम बोले थे डिफाइन किया गया है यहाँ पे, या तो ये हो कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, अगर ये सी के बराबर है तो इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको ना सी को कर देते हैं 0 और इधर आपका बढ़ते जाएगा, तब उससे सेट का सारा मेंबर बड़ा होगा, सारा मेंबर बड़ा होगा, सारा मेंबर बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि 0 को हम फिक्स कर दिए, 0 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिए। तो ये चीजें हैं। ठीक है, 0 को फिक्स कर दिए, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जैसे 0 कोमा उधर ऊपर लिखे थे ना, 0 कोमा बी करके ये अपर बाउंड हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे 1 कोमा बी, यहाँ पे 0 कोमा एक्स जो हो जाएगा वो लोअर बाउंड हो जाएगा, नीचे लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। अब ये कैसे हो गया, देखिए एंड हम अभी आपको बताते हैं, लोअर बाउंड सेट क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड सेट, राइट। तो लोअर बाउंड सेट ऑफ ई, लोअर बाउंड सेट ऑफ ई, ई का क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे आपके 0, एक्स का वैल्यू 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएंगे 3, फिर हो जाएंगे 4, इस तरह से चलेगा। आपको पता है अगर पहला बराबर है तो दूसरा छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हम इस कंडीशन पे यहाँ पे वैलिड करा रहे हैं, ये वाले पे।
तो ये छोटा होते जाना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो छोटा होता गया। उसी तरह से पहला अगर हम लोग बराबर लिए थे यहाँ पे, तो 0 से 1 बढ़ा है, 1 से 2 बढ़ा है, 2 से 3 बढ़ा है, 3 से 4 बढ़ा है, इसमें सबसे छोटा तो यही हो गया। उसी तरीके से जीरो के लिए 1 2 3, अब लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट मेंबर लेना है, उसी को कहते हैं इन्फिमम। ठीक है, इसी को कहते हैं इन्फिमम। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या होगा? ये हम लोग बोल सकते हैं इन्फिमम ऑफ ई को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब यहाँ पे ये है लोअर बाउंड का कलेक्शन, इसमें सबसे बड़ा मेंबर ढूंढना है। लोअर बाउंड के कलेक्शन में सबसे बड़ा मेंबर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड के कलेक्शन में सबसे छोटा निकल गया था ये वाला, लेकिन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जीरो इन्फिनिटी। जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहने का मतलब एग्जिस्ट किया रियल नंबर सिस्टम पे? नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लोअर बाउंड के सबसे बड़ा मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका वो वैल्यू आ रहा है जीरो इन्फिनिटी। जीरो इन्फिनिटी कहने का मतलब हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इन्फिमम जो अब ई है वो हो जाएंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन्फिमम ऑफ ई क्या हो जाएंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लें, इन्फिमम ई डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम हो गया 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इजी रहता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन एकदम इजी थे, टफ नहीं थे, आसान था। तो ये वाले क्वेश्चन आपके थोड़ा से अच्छे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, फॉर अ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ थ्री वेरिएबल्स का ओवरऑल आर बी द रैंक है और सिग्नेचर है, देन पॉसिबल पेयर्स क्या क्या होंगे? आपको रैंक पता है और सिग्नेचर पता है, तो पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो सकता है? बोलिए। देन द नंबर ऑफ बोलता है, नंबर ऑफ मतलब रैंक और सिग्नेचर के क्या क्या पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, कितने सारे, उसकी संख्या बताइए, कितने सारे हो सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है थ्री वेरिएबल का, इनके मैट्रिक्स ए जो बनेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे 3 बाई 3। तो रैंक का पॉसिबिलिटी कितना है? 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 पॉसिबिलिटी है रैंक का। अगर रैंक 3 है तो सिग्नेचर क्या होगा? रैंक 2 है तो सिग्नेचर क्या होगा? रैंक 1 है तो सिग्नेचर क्या होगा? सिग्नेचर समझ में आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम ये चीजें लिखाए भी हैं वहाँ पे। सिग्नेचर किसी को पता है? तो ये बना सकते हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा मॉडर्न अलजेब्रा भी लगेगा। फिर भी आपको हम दिखा देते हैं, अगर वहां से सॉल्व हो जाता है तो। सिग्नेचर कहाँ पर आए हैं, याद नहीं आ रहा है। रैंक, सिग्नेचर और आपका सिग्नम फंक्शन में है। अम्म, ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन एक्चुअली में। ठीक है, ये पढ़ाई नहीं है इसमें। ओके ओके ओके, ये पढ़ाई नहीं है, मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपकी यूनिट 2 के हैं, छोड़ दीजिए उसको फिलहाल के लिए। क्योंकि सिग्नेचर जो होता है ना, जैसे सिग्नम फंक्शन में जाएगा, उसके बाद रैंक होता है, सिग्नेचर होता है, उस चीज में है। ये मॉडर्न अलजेब्रा में ही है, इधर नहीं पढ़ा है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो नहीं पढ़ा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा। और या तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में अगर पढ़ाए होंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के केस में तो वहाँ पे पढ़ा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी है, बोले ना, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के साथ कर सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड सिग्नेचर्स, तो ये सिग्नेचर यहाँ भी है मॉडर्न का ही। तो पॉजिटिव टाइप में है, नेगेटिव टाइप में, तो चलिए कोई नहीं। रैंक और सिग्नेचर यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है, ये है आर रैंक, ये है एन वेरिएबल, ऐसा है आपका सिग्नेचर। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी हम वो सारा चीजें आपको लिखे हुए हैं, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आर रैंक, एस सिग्नेचर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव उसी चीज को ही मैटर करता है,
नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा उस चीज पे। सिग्नेचर को और ऊपर में डिफाइन किए हैं क्या हम कहीं पे भी? नहीं किए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो रैंक और सिग्नेचर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन के बराबर, पॉजिटिव है तो। ठीक है, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव और जीरो है तो रैंक और सिग्नेचर बराबर होंगे लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम होंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जीरो हो गया। तो ये जो है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ऑल आइगन वैल्यूज नेगेटिव है तो रैंक और सिग्नेचर बराबर होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। रैंक 3 है तो सिग्नेचर -3 होगा। तो यहाँ पे है ना आपको पेयर्स बनाने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज जीरो एट ऑल आइगन वैल्यूज नेगेटिव एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो है, तो इस केस में आपका हो जाएगा रैंक और सिग्नेचर बराबर। एक चीज नोट कीजिए, रैंक सिग्नेचर रैंक सिग्नेचर रैंक सिग्नेचर रैंक सिग्नेचर इक्वल है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। किसके साथ है? नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, और इनडिफिनिट के केस में तो छोड़ दीजिए। तो एक चीज नोट हुआ, चार केस यहाँ बनता है। अगर रैंक 3 है तो 3 3 बनेगा, 3 3 बनेंगे, 3 - 3 बनेंगे। ठीक है, और -3 3 बनेंगे। नहीं, दोनों में तो सेम ही आ जाएगा, पेयर तो एक ही आ जाएगा ना जी। अगर रैंक 3 है तो 3 3 बनेंगे आपके, और 3 - 3 बनेंगे। सेम है, सेम है। बस समझ में आई? तो दो पेयर बनेगा यहाँ पे, दो पेयर बनेंगे आपके यहाँ पे। अब बताइए क्वेश्चंस में जो है उसमें कितना जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन देखने दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म थ्री वेरिएबल ओवरऑल लेट आर विद द रैंक एज विद द सिग्नेचर नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितना बनेगा? 13 9 10 16। लेकिन पेयर्स में बनाइए तो पेयर, एक एक करके पेयर ही बना लेते हैं, सोचने से अच्छा है। पेन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या बनेगा? कुछ आइगन वैल्यूज नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। बेसिकली क्या होता है देखिए, सिग्नेचर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। यही हो जाता है ना आपका सिग्नेचर। अगर हम लोग सिग्नेचर को सिर्फ देखेंगे तो क्या होता है सिग्नेचर? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज और माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाता है रैंक। अच्छा, अगर जीरो आइगन वैल्यू हो गया तो जीरो के लिए तो रैंक में मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसके लिए रैंक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें को लिख सकते हैं क्या, ऐसा करके लिखते हैं, p इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। ठीक है, और q इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। ठीक है, देन देन रैंक हो जाएगा r p प्लस क्यू, एंड सिग्नेचर हो जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव घटा देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव घटा देंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपके काम करते हैं। पॉजिटिव से हम लोग क्या किए, नेगेटिव घटा दिए। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए तो कितना सारा पेयर बनेगा। तो अगर रैंक 3 है तो या तो तीनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो 3 हो गए। और अगर तीनों आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो P 0 हो गया, Q का वैल्यू 3 हो गया तो -3 हो गया। वही वाली बात है, ठीक है। रैंक 3 में और भी पेयर बन सकता है ना। और क्या बनेंगे अगर रैंक 3 है तो, अगर दो आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है। मान लेते हैं दो आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो 2 - 1 हो गया तो 1, ठीक है। अगर एक आइगन वैल्यू, रैंक 3 में ही बात कर रहे हैं, रैंक 3 में एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो दो आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, ठीक है। अभी तो रैंक 3 है जी, है ना, रैंक 3 है। तो या तो 3 3 3 -3 दो 1 होंगे या 1 -1 होंगे, ठीक है। दो 1, दो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे देख लेंगे तो एक पॉजिटिव हो गया तो दो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इस तरीके का। तो रैंक 3 में 3 पॉसिबिलिटी बना। अच्छा, रैंक 2 में कितना पॉसिबिलिटी बनेगा बोलिए। इफ, इससे पूरा थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगा, बताइए कितना आंसर होगा। इफ रैंक ऑफ ए बराबर 2, मतलब दो आइगन वैल्यूज होंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो पेयर क्या क्या बन सकता है बोलिए। आर कोमा एस का पेयर क्या बनेगा, आर कोमा एस का पेयर अगर दोनों पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव है, सॉरी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो सिग्नेचर भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों का दोनों नेगेटिव है रैंक में तो सिग्नेचर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इतना होंगे, एक चीज ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है और एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि एक तो जीरो है तो जीरो को मतलब नहीं है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव सिग्नेचर यहाँ पे ही हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो है तो रैंक 2, है तो रैंक 2, तो ये तो आपका, अच्छा आर कोमा एस का पेयर है ना जी, यहाँ गलत कर दिया ऊपर में, आर एस का पेयर है। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तीन रैंक तो तीन ही रहेगा, सिग्नेचर चेंज होगा सिर्फ, रैंक तो तीन ही रहेंगे। तीन रैंक के लिए यहाँ पे पहला तीन ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होगा, यहाँ पे पहला दो ही रहेंगे। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो घटा दीजिए नंबर ऑफ, तो हो गया 0। और क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बनेगा। अगर रैंक ऑफ ए बराबर अगर 1 है तो क्या बन सकता है, आर कोमा एस रैंक ऑफ 1 है तो मतलब बाकी दो आइगन वैल्यू 0, तो सिग्नेचर 1 होगा। अगर रैंक ऑफ 1 है तो सिग्नेचर -1 होगा। अगर एक आइगन वैल्यू हुआ रैंक ऑफ 1 में, तो अगर वो पॉजिटिव है तो ये वाला, अगर वो नेगेटिव है तो ये वाला, और जीरो के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। ये आर हो गया, एस हो गया, आर हो गया, एस हो गया। आई होप थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा। ये आर कोमा एस का पेयर है, किसका है, आर कोमा एस का, रैंक और सिग्नेचर, पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव सिग्नेचर, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रैंक। तो कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो जाएंगे 9। ये देखिए कैलकुलेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मुझे लगा ये मॉडर्न में भी है, इसलिए हम सोच छोड़ रहे थे, बट ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी पढ़ा चुके हैं तो यहाँ से भी वो काम हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया कुछ हद तक। पॉजिटिव आइगन वैल्यू प्लस नेगेटिव आइगन वैल्यू को ऐड कीजिएगा तो रैंक देगा, पॉजिटिव आइगन वैल्यू से माइनस कीजिएगा नेगेटिव आइगन वैल्यू तो सिग्नेचर देगा। ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितना सारा है उसकी संख्या है पी, कितना सारा नेगेटिव आइगन वैल्यू उसकी संख्या है क्यू। जीरो आइगन वैल्यू रैंक में मैटर नहीं करता है, इसलिए जीरो आइगन वैल्यू को हम क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए, जीरो आइगन वैल्यू को यहाँ से हटा दिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके।
है ना, जीरो आइगन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको बोलिए। एक काम करते हैं ना, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बार बार इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो क्लास को ना, सॉरी, आज थोड़ा सा यहीं पे छोड़ते हैं क्लास, नहीं तो हम लोग इवनिंग में लेंगे, मैसेज कर देंगे 9 PM से, ठीक है। हम मैसेज कर देंगे तो क्लास होगी, क्योंकि वर्क ही नहीं कर रहा है, किसी तरह लिख रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। cos mx है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे जब ये कंडीशन हो, x हो जाएंगे जब ये कंडीशन हो, 1/e है फॉर ईच m के लिए डिफाइन किया गया यहाँ पे यूनिफॉर्मली। तो कहता है उस सीक्वेंस का क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एवरी पॉइंट पे, कन्वर्ज होगा। यहाँ पे इनफाइनटली मिनी सीक्वेंस निकलेंगे, सब सीक्वेंस निकलेंगे जो ई पे पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा, आई प्लस जे करके के अलग अलग वैल्यू के लिए तो डायमेंशन कितना होगा, तो कितने कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन है। 4/4 में से हो गया 16, तो 16 में से अगर हम लोग 7 घटा देंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो 16 से 7 के कितना, 9, आंसर हो जाएगा आपका 3। ये बनाया था, जिसका भी क्वेश्चन है इसने सॉल्व ही नहीं किया है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको भेज देते हैं 2019 वाले, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी लेक्चर 6 7 जो है हम स्टार्ट किए थे जब रिवीजन कराना, मतलब PYQ डिस्कशन, उसमें ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा से करना होगा तो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस लेके, ये स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो T V1 हो गया V1 + V2 - 2 V3, उस तरह से करके ये इजीली, इसका कोई ना कोई एक ऑप्शन आया था, इसने बनाया है, इसने 1 दिया है। 1 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ऐसे भी देख सकते हैं हम यहाँ से, या इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, तो हम बता देते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन टफ नहीं है, नंबर ऑफ कंडीशन से लेने वाले हैं, कंडीशन से लेने वाले हैं, टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन टफ देंगे आपको, तो यहाँ पे बाकी क्वेश्चन इजी दे देगा। ठीक है, अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, दैट इज M4 माइनस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो v का हो गया 4 × 4 = 16, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितना है, जितना k का वैल्यू 2 होगा तो इसका मतलब A11 = 0, एक कंडीशन। k का वैल्यू 3 के लिए क्या हो जाएगा, A123 + A21, ये एक कंडीशन हो गया, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, 2 1 करेंगे। उसी तरह से k का वैल्यू 4 के लिए A22 + A31 + A13, ये 3 हो गया। इस तरह से कंडीशंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, यहाँ से 3 3 6 1 7, टोटल 7 कंडीशन है, सातों एलाई कंडीशन निकल के आ जाएंगे, आप चेक कीजिएगा। तो 16 से 7 चला जाएगा, कितना हो गया, 9। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे 9 हो जाएंगे, एकदम जी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे है। अब इसमें भी देखिएगा, इसने बनाया, सॉल्व किया, एकदम इतना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन छोड़ा, अब जो इसका भी हो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजी। अब ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है, हम लोग को क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसिस लेके वर्क करना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसिस लेके वर्क करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस लेके वर्क करना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है ना वो टीवी मैट्रिक्स है, तो टी ऑफ वी वन को लिख सकते हैं हम लोग V1 + V2 - 2 V3, मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड बेसिस है, रिस्पेक्टिव ऑर्डर बेसिस ये स्टैंडर्ड है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस।
स्टैंडर्ड बेसिस, तो काम बन जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस जो भी आपका मैट्रिक्स रहा होगा, मतलब जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर टी हम लोग V2 लिखते हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, ये आपके है ये कोऑर्डिनेट्स, तो इस कोऑर्डिनेट्स को देख कर हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट्स को देख के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो टी ऑफ V2 क्या हो गया, -(V1) -(4V2) फिर प्लस हो गया 5V3, और टी ऑफ V3 का क्या हो जाएगा, V1 के साथ तो जीरो है, तो यहाँ पे 3V2 -3V3, 3V2 -3V3, 3V2 -3V3, और -V1 -4V2 +5 इसके लिए, और V1 + V2 -2V3 इसके लिए। तो टी V3 बराबर क्या जीरो है, नहीं है, ये तो गया। उसी तरह से V1 + V2 को ऐड करेंगे, चूंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अरे यार, पेन वर्क ही नहीं कर रहा है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी V1 + V2 कहने का मतलब होता है टी V1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अलग हो जाएगा। ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये ऐड करेंगे तो जीरो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, -3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो +3V3, +3V3, ये हो गया। क्या ये जीरो हुआ, नहीं हुआ। तीसरा आते हैं, तीनों को करने के बाद जीरो होगा, तो टी V1 + V2 + V3, इसको लिख सकते हैं टी ऑफ V1 + V2, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसीलिए लिख रहे हैं टी ऑफ V3, चूंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब एक इन दोनों को कर चुके हैं ये वाले, और V3 है ये वाले, जोड़िए 3V2 -3V2 ऐड करने पे जीरो, -3V3 + 3V3 ऐड करने पे जीरो, तो ये हो गया जीरो। इसका मतलब आपके ये ऑप्शन सही है। तो V1 + V2, V1 + V3 आपके हो जाएंगे V2 के बराबर नहीं होंगे, जब एक सही हो गया ना तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, एक हो जाएंगे तो वो वाले तो गलत हो ही जाएंगे, एक सही हो गया, तीनों को ऐड करने पे जीरो। ठीक है, अच्छा अब इनको ना, इन दोनों को ऐड कीजिए, V1 V3 वाला ऐड कीजिए, तो थ्री, और यहाँ पे, अच्छा ये V1 हो गया, तो ये हो जाएंगे V1 + 3V2, नहीं थ्री और यहाँ पे एक 4, तो 4V2, और यहाँ पे हो गया -5V3, यहाँ V1 नेगेटिव में, यहाँ प्लस में, यहाँ नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, एकदम माइनस अगर लगा देता तो हो जाता, या माइनस यहाँ कर देंगे ना तो ये भी बराबर हो जाएंगे। माइनस की वजह से नहीं हुआ, माइनस कर देंगे तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, माइनस कर देंगे तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन तो आ गया आपका। इसी तरह से आगे हम आपको बता देते हैं, जैसे क्लोज एंड बाउंडेड होता है तो कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पेन पे दिक्कत हो रहा है मुझे लिखने पे, तो हम इसको सॉर्ट आउट करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, आज हो नहीं पाया। हम बाकी ये नोट्स है ना, अभी हम आपको इसमें लिख देते हैं, काउंटेबल होगा, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन क्यू से क्यू काउंटेबल होगा, 0 1 पे काउंटेबल होगा, कार्डिनलिटी लेना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि एकदम इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बनाया था कि नहीं पता नहीं ये लड़का। ठीक है, इसको भी, इसको 4 किया है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व किया, इसको 1 लिखा, 1 तो इसका गलत हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब, जैसे इस क्वेश्चन को करके हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, कहता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, फंक्शन है क्यू से क्यू में, कहता है काउंटेबल, तो कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन अगर हम लोग लें, इसको अगर हम लोग एक सेट में डिफाइन करते हैं, एक सेट है एस बराबर वैसे फंक्शन का, सच दैट एफ इज ए फंक्शन, तो इसका कार्डिनलिटी ऑफ एस को कहता है कार्डिनलिटी ऑफ क्यू पे पावर कार्डिनलिटी ऑफ क्यू। इसका मतलब हो गया एलिफ नॉट पर पावर एलिफ नॉट जो होता है वो कॉन्टिनम होता है, सॉरी कॉन्टिनम, कॉन्टिनम कहने का मतलब हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, कॉन्टिनम में क्या हो जाएगा, ये होता है सी, इसका मतलब हो गया कार्डिनलिटी ऑफ एस इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसी तरीके से अगर हम लोग ये पहला नंबर के लिए, दूसरा नंबर के लिए देखें, तो एस कहता है वैसा फंक्शन का कलेक्शन लेना है जो कि आपका क्यू से 0 और 1 में जा रहा है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस कहता है 2 पर
कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, तो 2 पर पावर एलिफ नोट जो होता है ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूम मतलब अनकाउंटेबल। ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। कार्डिनल इज अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा 3 के लिए करते हैं। अगर ये एस लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस आउटसाइड ए फाइनाइट सेट, ऑल फंक्शंस फ्रॉम इतना विच वैनिसेस आउटसाइड ए फाइनाइट सेट, इस फाइनाइट सेट के बाहर में द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, आउटसाइड इस फाइनाइट सबसेट के बाहर में क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये आई थिंक काउंटेबल हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपके फोर्थ 100% आपके गलत है, फोर्थ 100% गलत है क्योंकि पावर सेट है वो। फोर्थ में बात करेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या होता है, तो 2 पर पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, यही होता है ना, क्योंकि पावर सेट होता है 2 पर पावर n टोटल नंबर ऑफ, तो 2 पर पावर अगर अलिफ नोट करेंगे तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूम होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी अनकाउंटेबल, ये भी तो एक ही बचा, सेट ऑफ ऑल फंक्शन जो क्यू से इसमें जाएगा विच वैनिसेस मतलब जीरो हो जाएगा आउटसाइड ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के बाहर जैसे ही लेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो आपका ये सही हो जाएगा, 1 2 4 गलत हो गया। कॉन्टिन्यूम एलिफ नॉट काउंटेबल होता है, कॉन्टिन्यूम अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आगे के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसने 4 लगाया था, 4 गलत हो गया, 3 हो जाएगा। लिमिट इनफिमम लिमिट सुप्रीमम, तो हम ये फटाक से भेज देते हैं और बाकी क्लास जो है ना हम लोग वो शाम में करते हैं या कल के क्लास में कर लेंगे, कल बड़ा क्लास चलेगा। ठीक है, जैसा भी होगा मैसेज कर देंगे। आज के क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं।